हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, जो अपना राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेई और एई के लिए जो वैकेंसीज आई हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और अदर स्ट्रीम्स के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो आज उसी सीरीज़ के अंदर, उसी कंटिन्यूएशन के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप अपने इस कोरोना टाइम में घर बैठे प्रिपरेशन कर सकें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऑलरेडी अपने वीडियोस पावर सिस्टम के, जेई के, एई के रिगार्डिंग टेक नॉन टेक के डले हुए हैं। वो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और अब मैं जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं कुछ वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे पावर सिस्टम की। तो दोस्तों हम यहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्ट ना पढ़ के अपन क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में चीज़ों को पढ़ेंगे, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए और आप जल्दी से जल्दी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी इजीली ग्रास्प कर सकें। तो हम बात करते हैं पावर सिस्टम के। कुछ ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप वो वीडियोस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, और बाकी के मैं कंटिन्यूएशन में डालता रहूँगा। हर एक वीडियो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो पहले वाला नहीं देखा है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि ये कहना है कि स्पेसिफिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उससे ही बनाए गए शॉर्ट नोट्स हैं। तो अब अपन बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, पावर सिस्टम की। तो दोस्तों हम जानते हैं पावर सिस्टम इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जब बात आती है जेई के लिए, एई के लिए, या कोई भी एग्जामिनेशन होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो जब बात करते हैं तो पावर सिस्टम का पहला अपन पॉइंट की तरफ चलते हैं। द इफिशियंसी, मैं बात करता हूँ, द इफिशियंसी ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट is less than that of a conventional fuel fixed thermal plant। बात हो रही है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, उनकी जो बात की जाए एफिशिएंसी की, वो किससे कम होती है, जो अपना कन्वेंशनल का मतलब होता है जो चीज़ें पहले से चली आ रही है, कन्वेंशनल पावर प्लांट्स, तो उसके कंपेयर में क्या होते हैं, इसकी एफिशिएंसी कम होती है। ठीक है ना, पहली बात तो आपको ये समझ में आई। फिर मैं बात करता हूँ क्यों होती है ऐसी। तो बिकॉज लो टेम्परेचर एंड प्रेजेंट प्रेशर कंडीशन, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम इसलिए होती है क्योंकि जो यहाँ पे जो टेम्परेचर और जो प्रेशर कंडीशंस है वो कंसीडरेशन में आ जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी किससे कम होती है, कन्वेंशनल फ्यूल थर्मल पावर प्लांट से कम होती है। तो पहली बात ये हुई। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं अपन मॉडरेटर की। आप सब जानते होंगे जनरेशन इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर अपन जब भी पढ़ते थे इंजीनियरिंग के अंदर, तो अपन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ते हैं वहाँ पर अपन मॉडरेटर पढ़ते हैं, कूलेंट्स पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें पढ़ते हैं। तो पहली पॉइंट, द कॉमन मॉडरेटर मटेरियल्स आर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना आता है कि आपसे पूछ लिया जाता है जो मॉडरेटर मटेरियल्स, मॉडरेटर का मतलब होता है जो उसके अंदर जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स का फिजन और फ्यूजन होता है उसको रोकने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए जो अपन मटेरियल्स यूज करते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, मॉडरेटर के अंदर। तो मॉडरेटर मटेरियल्स आर किससे बने हुए होते हैं, ग्रेफाइट, ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर से भी और हैवी वाटर से भी, ठीक है ना। हैवी वाटर में मैं बात करूं तो लाइक D2O1 उसका एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स अगेन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक चैम्बर है, तो बीच के अंदर क्या रखते हैं अपन, एक कंट्रोल रॉड लगा के रखते हैं, और बाय द मैकेनिज्म ऑफ अप एंड डाउन हम क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो स्पीड और जो रिएक्शन है वो क्या होती है, जो पूरा चैम्बर है उसके अंदर कंट्रोल होती है, तो उसे हम बोलते हैं कंट्रोल रॉड्स, ठीक है ना। तो कंट्रोल रॉड्स और रेगुलेटिंग रॉड्स, इनको एक नाम और दिया जाता है, रेगुलेटिंग रॉड्स आर मेड अप ऑफ बोरोन 10, कैडमियम और हैफेनियम, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं लिथियम। लिथियम की मैं बात करूं तो अपना जो लिथियम
जो लिथियम है, लिथियम की हम बात करते हैं, लिथियम इज वन ऑफ द मटेरियल यूज एज ए कूलेंट। तो कूलेंट में अगर मैं बात की जाए, कूलेंट किस लिए यूज किया जाता है, ताकि रिएक्शन को जो चैम्बर है वो ज़्यादा हीट आउट ना हो, तो हम कूलेंट को यूज़ करते हैं। तो जो लिथियम है वो एज ए वन ऑफ द कूलेंट यूज होता है। फिर उसके अंदर एक चीज़ होती है रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर किसका बना हुआ होता है, रिफ्लेक्टर इज मेड अप ऑफ हाई ग्रेड ग्रेफाइट। इतनी बात हुई, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं। टू नेटवर्क्स, अगर दो नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय ए टाई लाइन, जैसे मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क 1 एंड दिस इज नेटवर्क 2। तो क्या होता है, जिस भी ये लाइन के थ्रू कनेक्टेड होता है उसे हम बोलते हैं कंप्लीट टाई लाइन, ठीक है ना, टाई लाइन। तो टू नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय ए टाई लाइन, स्लैक बस इज प्रेजेंट इन दी फर्स्ट नेटवर्क। क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट बस में स्लैक बस क्या है आपकी, प्रेजेंट है। ड्यूरिंग दी वाई बस फॉर्मेशन, जब हम भी वाई बस का फॉर्मेशन करते हैं, वाई बस का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, लोड फ्लो एनालिसिस के लिए अपन वाई बस का फॉर्मेशन करते हैं। द टाई लाइन डेटा इज नॉट कंसीडर्ड। तो हम क्या करते हैं, टाई लाइन का जो डेटा है उसको कभी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, द लोड फ्लो विल नॉट कन्वर्ट ड्यू टू द absence of slack bus in the second network। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक नेटवर्क 1 है और जो ये नेटवर्क 2 है, और यहाँ पे तो क्या है आपकी स्लैक बस प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, नॉट प्रेजेंट। तो क्या होगा, आपकी जो वाई बस का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो स्लैक बस है वो अब्सेंस है, और जब भी स्लैक बस की अब्सेंस होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, तो कभी भी डेटा और लोड फ्लो एनालिसिस को करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लोड फ्लो एनालिसिस करना है तो हम किसी भी एक बस को या तो ऑलरेडी दी हुई होती है, अगर नहीं दी हुई होती है तो क्या करते हैं, किसी भी एक बस को एज ए स्लैक बस को अज्यूम किया जाता है, ठीक है ना। इतना समझ में आया होगा, आई होप। आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने बात की इन ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम, बात कर रहे हैं इन ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट। आपने सुना होगा पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस। तो जब भी बात होती है बैलेंस 3 फेज सिस्टम की, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस जो कंपोनेंट्स हैं वो ही एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नहीं करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फॉर ए लाइन टू लाइन फॉल्ट बात की जा रही है, लाइन टू लाइन फॉल्ट की, द सीक्वेंस नेटवर्क आर कनेक्टेड इन सीरीज अपोजिशन। किसमें कनेक्टेड होते हैं, सीरीज अपोजिशन। सीरीज अपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि भाई एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड हैं, और मान लीजिए अपोजिशन मीन्स एक इधर की तरफ है तो एक इधर की तरफ है, तो ये बात हुई सीरीज अपोजिशन की। अब आगे देखो, अब बात करते हैं राइटिंग ऑफ ए जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। हम जब भी बात करते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, अपन यूजुअली किसका ड्रॉ करते हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मर का, ट्रांसमिशन लाइन का जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो क्या होता है, ये एक उसका इक्विवेलेंट डायग्राम होता है। इसको अपन सीरीज स्विच कहते हैं, 1 सीरीज स्विच, 2 शंट स्विच 1 शंट स्विच 2, और ये आपका होता है जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस तो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दी भाई की डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा डेल्टा ग्राउंड है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उसको प्लॉट करते हैं। तो देखिए, जब भी बात कीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन आर क्लोज। डेल्टा कैसा होता है आपका भाई, इस तरह से होता है, ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन अगर आपको करना है तो आपका जो ये शंट स्विच है, ये जो आपका शंट स्विच है, ये क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और अगर आपको स्टार कनेक्शन करना है, स्टार कनेक्शन करना है विद ग्राउंड, विद ग्राउंड, तो जो सीरीज स्विच है, कौन सा है सीरीज स्विच, सीरीज स्विच ये है आपका, वो क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, ठीक है। अब बात करें, अगर सिर्फ लिखा आपको क्वेश्चन में दिया जाए सिर्फ स्टार कनेक्शन, ग्राउंड नहीं है, तो कोई भी स्विच को हम कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, स्टार
विद ग्राउंड डेल्टा कनेक्शन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टार की। तो स्टार है तो अपन क्या करेंगे, विद ग्राउंड। और ये कौन सी साइड में, प्राइमरी साइड में। तो ये प्राइमरी साइड है, ये आपकी सेकेंडरी साइड है। तो प्राइमरी साइड में अपन ने क्या कर दिया, जो सीरीज स्विच है उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। एक मिनट, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे आपका जो सीरीज स्विच है वो हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं डेल्टा। अब ये डेल्टा कौन सी साइड में है, आपका सेकेंडरी साइड में। तो इस स्विच को कनेक्ट ना करके अपन किसको करेंगे, इस साइड को करेंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम है वो कैसा बनेगा। अब यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये यहाँ से आपका कनेक्टेड हो गया, ठीक है, और फिर ये यहाँ से आपका डिस्कनेक्ट और ये इस तरह से कनेक्ट हो गया। तो आपका कंप्लीट कैसा बन गया, ये इस दर मैं अलग से बना देता हूँ, ये आपका इस तरह से जो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है वो बन गया। और ये क्या हो गया आपका Z0, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ केबल। तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ केबल बढ़ती जाएगी, जो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये किसकी बात हो रही है, इन द केस ऑफ केबल्स। जितनी भी केबल्स होती है उसके अंदर ये चीज़ें अपन करते हैं। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो आप क्या जान जाओगे कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्मल रजिस्टर। इसी के अंदर टॉपिक के अंदर थर्मल रजिस्टर की जब भी बात की जाती है तो थर्मल रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दी सॉइल। तो अगर आपको थर्मल रजिस्टर को क्या करना है, बढ़ाना है, तो जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कम रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं, फॉर दी सेम ओवरऑल डायमीटर ऑफ केबल, फॉर सेम ओवरऑल डायमीटर ऑफ द केबल द ग्रेडिंग ऑफ केबल विल इंक्रीज दी सेफ वर्किंग वोल्टेज। तो अगर किसी का ओवरऑल डायमीटर क्या है, सेम, और अगर आपको ग्रेडिंग बढ़ानी है ऑफ द केबल, ग्रेडिंग का मतलब होता है कि जैसे मैं बात करूं लाइक इस तरह से जैसे मान लीजिए एक केबल है, इसके ऊपर एक लेयर और बढ़ाई, एक लेयर और बढ़ाई। तो इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, जैसे जैसे लेयर को बढ़ाते जाएंगे तो जो सेफ क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग ऑफ केबल विल इंक्रीज दी सेफ वर्किंग वोल्टेज। जो वर्किंग वोल्टेज है वो क्या करती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। फिर देखो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ए पीवीसी केबल। समटाइम्स इस तरह के थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ए पीवीसी केबल क्या हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। चलो तो ये बात हुई केबल से रिलेटेड। फिर आगे बात करते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर। अब आपने पढ़ा होगा जनरेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर। तो द हायर द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर एंड द लोड फैक्टर, लोअर विल बी द ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट जनरेशन। तो हमको क्या समझ में आया है, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर की, तो उतना ही जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा। और अगर मैं बात करूँ लोड फैक्टर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हो सकता है, लेकिन यूजुअली मोस्टली हमेशा 1 से ही नीचे होता है। लेकिन बात की जाए डाइवर्सिटी फैक्टर की, वो किससे ज़्यादा होता है, ऑलवेज इट इज़ ग्रेटर देन 1। फिर देखिए आगे बात करते हैं, feeder are designed mainly from the point of view of their current carrying capacity। तो जो भी आप फीडर्स पढ़ते हैं, अलग अलग फीडर्स, जैसे आपने रिंग मेन स्कीम पढ़ा होगा, अपन रेडियल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अपन फीडर्स जो यूज़ करते हैं, तो अगर वो किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है, ऑफ देयर करंट कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है ना, इतना समझ में आया। फिर बात करते हैं पावर डेवलप्ड इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो जो पावर डेवलप होती है तो उसकी जो इक्वेशन फॉर्म होती है, दैट इज P इज इक्वल टू 9.81 इंटू 10 की पावर -3 इंटू Q W H नीटा के किलोवाट। अब यहाँ पे क्या क्या है, W क्या है, W इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, Q is the rate of flow of the water, H is equal to height of the fall of water, मतलब जिस हाइट से वो गिर रहा है, और नीटा इज दी ओवरऑल एफिशिएंसी। तो अगर हम कहें
पावर को अगर इंक्रीज करना है तो क्या होना चाहिए, आपका Q इंक्रीज होगा तो पावर भी इंक्रीज होगी, W इंक्रीज होगा तो अगेन पावर भी इंक्रीज होगी, इफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो अगेन पावर इंक्रीज होगा। और अगर हाइट ऑफ ऑल मतलब जितनी ज़्यादा आप डैम की हाइट को बढ़ाते जाओगे, रिजर्वॉयर की हाइट को बढ़ाते जाओगे, तो क्या होता जाएगा, ओवरऑल आपका जो पावर डेवलप्ड है हाइड्रो पावर प्लांट में वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इट मीन्स इट इंक्रीजेज विद ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और अपन ऐसे ही कुछ वीडियोस को आगे लाते रहेंगे। तो अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आई होप आप आगे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। स्पेसिफिक कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।